हेलो माय डियर न्यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी और आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए, उनके अंदर और ज़्यादा बेटर तरीके से उनको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। हालांकि ये सीरीज़ CUET के लिए स्टार्ट की थी हमने, और ये सीरीज़ सिर्फ CUET के लिए नहीं, ये सिर्फ साल 2023 के लिए नहीं, ये जब भी आप देखेंगे ये तभी आपके लिए काम देगी। आज हम हमारे लास्ट टाइम के टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बार देखने के बाद, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे एक्चुअल में यूटिलाइज होती है, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरह से वो निकल के आई। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पता ही कैसे चला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानने के लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो फैराडे और हेनरी ने किए थे। फैराडे और हेनरी ने देखा कि जब मैं किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के सेटअप के पास लेके आता हूँ तो वहाँ पर मेरी करंट इंड्यूस होता है। सेकेंड, उन्होंने देखा कि अगर मैं 2 कॉइल्स का सेटअप लूँ और एक के अंदर मैं करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो उसके कारण सेकेंड सेटअप में मेरा करंट इंड्यूस होता है। थर्ड, उन्होंने देखा कि अगर मैं दोनों जो मेरे सेटअप्स हैं, दोनों कॉइल के जो सेटअप हैं, उनके अंदर अगर मैं मोशन लेके आता हूँ रिलेटेड टू ईच अदर, तब मेरा दूसरे कॉइल के अंदर जो है वहां पर करंट जनरेट होता है, करंट इंड्यूस होता है। सो दैट वाज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है फैराडे के दिमाग में ये बात आई कि ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सो, कि ऐसा करने पर करंट इंड्यूस होने लग रहा है, व्हाई सच काइंड ऑफ इंडक्टेंस इज बीइंग जनरेटेड। इसके लिए एक कंसेप्ट को जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ एरिया, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, द गिवन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट विद इन एरिया, राइट। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, phi b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी कि BA cos थीटा। तो इस चीज को ही अगर हम यहाँ पर इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में देखें, तीनों कंडीशंस में क्या होने लग रहा है, मेरी अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स है वो वेरी करने लग रही है। फैराडे ने यही चीज नोटिस की कि जब मेरी अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो वेरी करती है तो उसके कारण क्या होता है, मेरी एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होती है। सो वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू माय करंट जनरेशन इन सेकंड वन और द इंडक्टेंस इन सेकंड वन, राइट। इट इंड्यूसेस, इंडक्टेंस इंड्यूसेस, है ना। अब इंडक्टेंस की बात जब हमने देखी तो उन्होंने इसके लिए फिर फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश की। क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसा कि हम यहां पर देख भी सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, ठीक है। phi मेरी अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, सो द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम गिव्स मी द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो अब हमने इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकाल ली। अब इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है तो हम सिंपल लॉजिक लगाएं कि अगर हम यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मानते हैं तो मेरा d∅/dt वो di/dt के इक्वल भी होगा, है ना। सो phi b इज इक्वल टू ni, है ना, सॉरी phi b इज इक्वल टू i। सिमिलरली E इज इक्वल टू माइनस n∅b/dt। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये माइनस का साइन क्यों आया। माइनस के साइन के बारे में जानने के लिए हम लेंस लॉ के बारे में पहले भी जान लेते हैं। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि लेंस ने जब हमारे जो साइंटिस्ट थे लेंस, उन्होंने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो मेरी एक वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करने लग रही है द चेंज इन द फ्लक्स। यानी कि अगर मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो जो करंट इंड्यूस होगा उसको डिक्रीज करना चाहेगा,
और अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीज होने लग रहा है तो मेरा वो इंड्यूस करंट उस फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसी चीज से ये नेगेटिव साइन आता है, राइट। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, राइट। दैट्स व्हाई E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब हमने ये जान लिया कि किस तरह से ये लेंज़ेस लॉ से और फेराडेज लॉ से हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ गई और इससे हमारे पास करंट की वैल्यूज भी आ गई। अब हम ये जानते हैं कि मान लो अगर मेरा कोई वायर हो और उसके ऊपर मैं एक मूवेबल वायर को ड्रॉप कर दूं या मूवेबल रॉड को ड्रॉप कर दूं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपको मिलेगा। तो वहां पर जो फ्लक्स चेंज होगी उसकी वैल्यूज कहाँ से और किस तरह से डिवाइड होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सेम चीज फॉलो करनी होगी। 5e की वैल्यू क्या होगी, b इंटू एल इंटू एक्स, राइट। b क्या है मेरा, b मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, l इंटू एक्स क्या है मेरा एरिया है, सो b डॉट ए। ठीक है, यहां तक ठीक। अब जैसे जैसे मैं मेरे L लेंथ के कंडक्टर को मूव करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो ये एरिया है ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, dx/dt से। सो मेरी वेरिएबल फ्लक्स क्या आएगी, d∅/dt इज इक्वल टू bl dx/dt, है ना। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, dx/dt क्या होता है हमारा, यस वेलोसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू blv। अब अगर आपको पिछले उससे लॉरेंट्ज फोर्सेस याद हो तो आपको याद होगा लॉरेंट्ज फोर्स हमारा क्या बताती है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ मूविंग कंडक्टर, राइट, QE इन प्लस V क्रॉस B। सो यहाँ पे अगर जब तक ये स्टेशनरी है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण, Q इंटू E। और जैसे ये मूव करना शुरू करेगा तब V क्रॉस B भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकता हूं। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद रखना, मोशनल EMF। ये मेरी नॉर्मल EMF मेरी d∅/dt थी, या फिर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए माइनस n d∅/dt, पर यहां पर क्या आई थी, BLV। अब इन चीजों से हम ये जान सकते हैं कि कैसे मेरा एक कंडक्टर जो है वो दूसरे कंडक्टर के अंदर फील्ड जनरेट कर रहा है। पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर में फील्ड जनरेट करेगा, जब एक ही कंडक्टर के अंदर वेरिइंग फील्ड लगेगी तो क्या वो अपनी ही फील्ड की वेरिएंस को अपोज करेगा, लेंज लॉ, राइट। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी आएगी, यस। तो इससे मेरा कंसेप्ट आता है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं तब कहता हूं जब मेरा एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के अंदर फील्ड को जनरेट करता है, करंट को जनरेट करता है, ठीक है ना। सो दैट्स माय म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मान लो मेरे पास दो कॉइल्स हैं, राइट। दोनों की लेंथ L है, रेडियस R1 R2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। और उनके नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 हो गए, दोनों के अंदर करंट्स I1 I2 हो गए। अब जो मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो मुझे किस तरह से वैल्यू देगी, N∅1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू I2, है ना। मेरा अमाउंट ऑफ करंट में कैसे निकाल पाऊंगा, इसी तरह से निकाल पाऊंगा ना कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो, फील्ड की वैल्यू हो, करंट की वैल्यू हो, तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूं, है ना। तो इसलिए मैं N∅1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2, ये मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन वन ड्यू टू द कैरिंग कंडक्टर नंबर 2 होगी। अब यहां से जब मैं वैल्यू निकालता हूं M12 की तो वो क्या निकल के आती है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर कौन सा, R1 स्क्वायर इंटू L। और अगर मैं सेम वैल्यू अगर सेकेंड कंडक्टर के लिए निकालूं तो क्या निकल के आती है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये क्या चक्कर हो रहा है,
दोनों वैल्यू सेम आ रही है। फर्क बस इतना है कि इनकी जो वैल्यूज निकालने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहां पर मेरा एरिया एक के कारण दूसरा और दूसरे पहले में फर्स्ट के कारण दूसरा और सेकंड के कारण सेकंड केस में सेकंड के कारण पहला होगा। बट अल्टीमेटली मेरी M12 और M21 दोनों सेम होंगी, तो उसको मैं M कह सकता हूं, जैसा कि यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, राइट। सो ये मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। हालांकि M12 विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस M21, ये चीज याद रखने की बात है, बट इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होंगी। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जब मेरा सेम कंडक्टर अपनी ही चेंज ईएमएफ के कारण जो है अपने अंदर ही एक करंट इंड्यूस करे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस के केस में मेरी वैल्यूज क्या होंगी, राइट, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर एल, ये मेरी एल की वैल्यू होगी जिसको मैं सेल्फ इंडक्टेंस कहूंगा। मेरी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, और मेरी पावर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर, राइट। तो यहां पर मैंने देखा कि कैसे मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, अब आप ये मत कहना कि सर आपने सेल्फ इंडक्टेंस को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर ही आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में भी बता दिया है। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्योंकि मेरी सेम कॉइल है, उसके अंदर जो मेरा एरिया है वो सेम रहेगा, मेरी लेंथ सेम रहेगी, सो आप इजीली पहले वाला केस को, म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस को फॉलो करके सेल्फ इंडक्टेंस को इजीली निकाल सकते हैं। मैंने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी पावर फैक्टर की थी, पावर वैल्यू थी, वो मैंने आपको बता दी। अब बात ही ये क्यों आ रही है कि मेरी जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर ईएमएफ है वो चेंज हो रही है, ऐसा किस करंट में होता है? यस, गेस इट राइट, एसी करंट। एसी करंट के अंदर क्या होता है, मेरी वैल्यूज जो होती हैं वो वेरी करती हैं, और एसी करंट की वोल्टेज अगर मुझे देनी हो तो मैं क्या देता हूँ, वी नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है, जहां ओमेगा मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज है। सिमिलरली मेरी करंट क्या हो जाएगी, वी बाई आर, राइट, सो आई साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज एंड पीक करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर करंट, एंड एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट, ठीक है। क्योंकि ये वेरिंग साइकिल है, इसके अंदर ये चीजें निकालनी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव में हाई जा रही है, कभी ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में हाई जाने लग रही है। सो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं 3 साइकिल्स के अंदर लूं तो 3 साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, 3 कंप्लीट साइकिल नहीं, 3, 2 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, राइट। सो वहां पर मेरी एवरेज वैल्यू डिफरेंट आएगी, बट एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वहां पर मेरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि मैं अगर करंट को स्क्वायर कर दूं और उसकी वैल्यू निकाल लूं तो ये मेरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो वो मेरी वैल्यू निकल के आती है 0.707 ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू मेरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो मेरी कंप्लीट वैल्यूज होंगी उनका एवरेज। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर मैं पीक टू पीक लेके चलने लग रहा हूं तो मेरी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.3536 इनटू पीक टू पीक ऑफ, राइट। और वहीं पर अगर मैं एवरेज की बात ले रहा हूं तो मेरी IRMS हो जाएगी 1.11 टाइम्स ऑफ आई एवरेज, ठीक है ना। सो दीज आर माई इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग AC करंट एंड AC वोल्टेज। अब यहाँ पर कुछ बातें आती है जैसे पावर फैक्टर की, यहाँ पर आपको मेंशन भी होगा, पर उस पावर फैक्टर को जानने से पहले हमें इम्पीडेंस और रिएक्टेंस जानना होगा। इम्पीडेंस और रिएक्टेंस के बारे में जानने के लिए हमें हमारे सर्किट्स ऐसे जानने होंगे जहाँ पर मेरे इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, या फिर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, LCR सर्किट तीनों लगे हुए हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, सो बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट वीडियो। ये सीरीज, सिमिलर सीरीज जो है हमारी कॉमर्सशाला पे भी चलने लग रही है, जहाँ पर हमारे संदीप सर जो हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो आपको कॉमर्स पढ़ाने लग रहे हैं। सो
वहाँ पर आप अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और इसी तरह से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस चैनल पे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना कर बैठें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।